एग्जाम्पल 29। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है इफ़ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन एपी। एक एपी में कितना टर्म है, तो 2n+1 टर्म्स है। इसके बाद बोला देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म इज n+1:n। यहाँ पे बोला कि तो प्रूव करिए कि जो ऑड टर्म का सम होगा और इवन टर्म का जो सम होगा, दोनों का जो रेशियो होगा वो n+1/n होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे करेंगे। जैसे बोला कि एपी में कुल कितना टर्म है, 2n+1 टर्म है। तो जैसे एपी के फर्स्ट टर्म को क्या लिखिएगा, a1, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को आप a3 लिखिएगा। इस तरीके से ये फोर्थ टर्म को a4, ऐसे ही ये पढ़ते जाएगा। और एपी में कुल कितना टर्म है, 2n+1 टर्म है। तो यहाँ से बताइए लास्ट टर्म कितना हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 2n+1 की जगह लिख देता 10 टर्म, एपी में कुल कितना टर्म है, 10 टर्म, तो आप लास्ट टर्म को कैसे लिखते, a10 से लिखते। ये बात आपको आ रहा है कि नहीं समझ में। जैसे यहाँ पे 2n+1 की जगह लिख देता 15 टर्म, तो इस एक एपी में टोटल कितना टर्म है, 15 टर्म है। तो लास्ट टर्म को आप कैसे लिखते, a15 से लिखते, ऐसे ही लिखते ना। तो यहाँ पे भी बोला कि एक एपी में टोटल 2n+1 टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2n+1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर एपी में 10 टर्म रहता तो लास्ट टर्म इसका a10 हो जाता। अगर एपी में 15 टर्म रहता तो लास्ट टर्म a15 हो जाता। उसी प्रकार यहाँ पे है 2n+1 टर्म, तो लास्ट टर्म हो जाएगा a2n+1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप ये भी बता दीजिए कि इसके पहले वाला टर्म कौन सा आएगा। जैसे a15 है, हम आपसे बोलेंगे कि a15 के पहले वाला टर्म क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा a14। तो a14 कैसे आता है, तो यहाँ पे a15 -1 हो जाता है, इसमें 1 माइनस हो जाता है, तो a14 आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये वाला लास्ट में है a2n+1, तो इसमें भी आप क्या करिएगा, 1 माइनस कर लीजिएगा, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a2n। यानी इसके पहले वाला जो टर्म होगा ये हो जाएगा a2n। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो प्रूव डेट करना था उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखिए प्रूव डेट। हमसे बोला था सम ऑफ ऑड टर्म अपॉन सम ऑफ इवन टर्म, तो यहाँ पे लिखिए यह है सम ऑफ ऑड टर्म्स अपॉन, नीचे में हो जाएगा सम ऑफ इवन टर्म। रेशियो बोला था, रेशियो का मतलब डिवाइड है ना, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होगा, सम ऑफ इवन टर्म। यहाँ पे बोला था रेशियो आना चाहिए n+1/n, यही आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, एक बार सारे ऑड टर्म का सम निकालेंगे और एक बार सारे इवन टर्म का सम निकालेंगे और उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से बारी बारी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लीजिए, लेट सम ऑफ ऑड टर्म, ये मान लेते हैं S1, ठीक है। लेट सम ऑफ ऑड टर्म इक्वल टू S1, यहाँ पे हम लेट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ से ऑड टर्म को आप लिखिए, जैसे ये एपी है तो इसमें टोटल टर्म आएगा ना, क्या कि 1 से शुरू हुआ है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 से कोई भी नंबर शुरू होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये गया 20 तक, तो इसमें इवन नंबर भी आ रहा है और ऑड नंबर भी आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ ऑड टर्म का सम निकाल रहे हैं, तो ऑड वाला आपको लेना होगा, डेट मीन्स 1 3 5 ये सब वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस, इस तरीके से ऑड वाला सिर्फ आपको लेना है। और लास्ट में कौन हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा a2n+1, क्योंकि यही वाला ऑड है। अब आप कहिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि 2n वाला ऑड है कि 2n+1 वाला ऑड है। तो ये तो आप ऐसे भी n का वैल्यू कुछ भी अपने मन से पुट करिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे n का वैल्यू 2 हम पुट कर देते हैं, तो 2 × 2 4 और 4 + 1 5, देखिए ऑड आ गया। आप n का वैल्यू कुछ भी रखिए ना, जैसे हम 3 रख देंगे तो 3 × 2 6 और 6 + 1 7, जो कि क्या ऑड है, जबकि यहाँ पे रखिएगा तो इवन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑड वाला a2n+1। और यहाँ पे लिख दीजिए S1 इक्वल टू, क्योंकि हम सारे ऑड टर्म के सम को क्या माने हैं, S1 माने हैं, तो ये हो गया S1 इक्वल टू। अब यहाँ से बताइए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a1 या a जो भी लिखिए, इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है a2 - a1, तो यहाँ पे सेकंड टर्म है a3 ना, तो ये हो जाएगा a3 - a1। ध्यान दीजिएगा, जैसे कॉमन डिफरेंस होता है a2 - a1, तो यहाँ पे a2 की जगह क्या है a3 है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा लेना है, तो a3 - a1। a3 को आप क्या लिखते हैं a + 2d, और a1 को a लिखिएगा, a से a कटेगा, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2d। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म, n का वैल्यू कितना होगा। देखिए यहीं पे दिक्कत होता है n का वैल्यू निकालने में, तो आप इसको ध्यान से समझिए।
जैसे यहाँ पे आप समझिए, एक हम छोटा सा एपी लिए हैं, ऐसे से आपको हम समझा देते हैं कि जो इवन टर्म होगा वो टोटल कितना होगा और ऑड टर्म होगा जो टोटल कितना होगा, वो कैसे फाइंड आउट होता है। जैसे यहाँ पे एक एपी लिए हैं 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक 11 तक। पहले आपको एक चीज़ समझ लेना होगा कि अगर कोई भी एपी 1 से शुरू हो रहा है, हमेशा ये रखिएगा, अगर कोई एपी 1 से शुरू हो रहा है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, जो लास्ट टर्म होगा ना वहीं इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। जैसे ये एपी 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है 11 तक गया है, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 11। ये आपको हमेशा याद रखना, ये बहुत जगह आपको काम देगा। जैसे यहाँ पे कोई एपी रहता है 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक 20 तक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 20। यही जो लास्ट टर्म है ना, यही आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। इस चीज़ को पहले आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि अगर कोई भी एपी 1 से शुरू हो रहा है तो ये जहाँ तक जाएगा वो जो लास्ट टर्म होगा वहीं इसका नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब जैसे देखिए ये एक छोटा सा एपी है, तो इसमें तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा कि कितना इवन टर्म होगा और कितना ऑड टर्म होगा। जैसे देखिए अगर आप इसका इवन टर्म निकालना चाहिए, इवन टर्म, और एक तरफ हम ले लेते हैं ऑड टर्म। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे इवन टर्म इसमें कौन कौन होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 और 10, यही वाला होगा ना 5 गो। और ऑड टर्म क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 5 7 9 और 11, ये हो जाएगा ऑड टर्म। तो इवन टर्म का टोटल नंबर हो गया 5 और ऑड टर्म का टोटल नंबर हो गया 6। लेकिन ये 5 और 6 तो अब छोटा सा था तो अब निकालिए, लेकिन ये आता कैसे ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो एपी था वो था 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक गया है 11 तक गया है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको ऑड टर्म निकालना है, ऑड टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे याद रखिएगा n प्लस 1/2 होता है। और अगर आपको इवन टर्म निकालना है, इवन टर्म, तो यहाँ पे होता है ये n माइनस 1/2, हमेशा याद रखिएगा इसको। एक होता है n प्लस 1/2 और एक होता है n माइनस 1/2। और अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म तो आपको बते भी किए, जो लास्ट टर्म होता है वहीं इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाता है। जैसे 1 से शुरू हुआ ये गया 11 तक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। और लेकिन आपसे ऑड टर्म पूछेगा कि इसमें ऑड टर्म कितना है या फिर इसमें इवन टर्म कितना है, तो कितना कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑड टर्म के लिए आपको यह रखना है n प्लस 1/2 और इवन टर्म के लिए n माइनस 1/2। और यहाँ से बता दीजिए n का वैल्यू कितना, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म, इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 11 है ना, तो n का वैल्यू हो जाएगा 11। अब यहाँ पे पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 प्लस 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2, डेट मीन 6, यानी ऑड टर्म कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए आया भी था 6। इसके बाद इवन टर्म, तो यहाँ पे भी n का वैल्यू 11 पुट करिए। ये जो n है हमेशा याद रखिएगा ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 10/2, ये आ जाएगा 5। और यहाँ पे देखिए इवन टर्म भी आया था कितना 5। तो यही दो फार्मूला है जो कि आपको याद रखना है, ऑड के लिए n प्लस 1/2 और इवन के लिए n माइनस 1/2। लेकिन n क्या है, तो n है टोटल नंबर ऑफ टर्म, ये n का वैल्यू 11। अब देखिए जैसे यहाँ पे कोई एपी रहेगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये गया n तक, तो अब आपको इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें। तो देखिए ये भी एपी 1 से शुरू हुआ है और 1 से गया n तक, तो आपको पता है कि कोई भी एपी 1 से शुरू होगा तो इसका जो लास्ट टर्म होता है यही इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म होगा, तो n का वैल्यू n हो जाएगा। अरे बस समझ में, अगर यहाँ पे n की जगह m रहता तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना हो जाता, m हो जाता। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे लिख देगा कोई 1 2 3 4 डॉट 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 और लास्ट में लिख देगा n प्लस 1। अब इसमें आपसे पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो क्या हो जाएगा अब बताइए यहाँ पे n का वैल्यू। तो यहाँ पे आप भी देख रहे हैं कि एपी है जो 1 से शुरू हो रहा है और गया है कहाँ तक, तो n प्लस 1 तक गया है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n प्लस 1, यही जो लास्ट टर्म है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे भी आप देखे थे कि जो एपी था वो 1 से यहाँ स्टार्ट हुआ था ना, 1 से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गया 2n प्लस 1 तक, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, यानी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो n का वैल्यू होगा वो 2n प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है कि जो n का वैल्यू होगा, यहाँ पे हम साइड में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा 2n प्लस 1,
लेकिन ये जो n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, ये ऑड और इवन नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू आप निकाल रहे हैं वो कौन वाला नंबर है, टोटल नंबर थोड़े है, ये ऑड वाला आप लिए है ना, तो यहाँ पे तो आप ऑड टर्म निकाल रहे हैं ना, n का वैल्यू जो आएगा ये ऑड वाला, तो ऑड वाला के लिए क्या फॉर्मूला बताए थे, n+1/2, यही आपको बताए थे ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n का वैल्यू कितना, ये वाला पुट करना है आपको 2n+1, क्या कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 2n+1 है, तो यहाँ पे n की जगह पुट करिए 2n+1 और +1 पहले से था तो इसको भी लिखना होगा /2, तो ये हो जाएगा 2n+2/2, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए तो ऊपर में बचेगा n+1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा n+1, यानी यहाँ पे जो n का वैल्यू आएगा वो आएगा n+1। ये कैसे आया वो आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे सारे का सम निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा S1 = फार्मूला लगाइए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये S1 क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सम को S1 माने, इसी कारण इसको S1 लिखे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा S1 = n का वैल्यू कितना लाए थे, n+1 लाए थे, तो ये हो जाएगा n+1/2 और 2a, तो a की जगह तो a ही है ना, तो a की जगह तो a ही रहेगा प्लस। अब यहाँ पे देखिएगा n की जगह कितना पुट करिएगा n+1, तो यहाँ पे n की जगह पुट करिए n+1 और पहले से था -1 तो इसको भी रखना होगा, और इंटू डी, और डी का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा कॉमन डिफरेंस कितना है 2d है, तो d की जगह आपको पुट करना है 2d। इसके बाद देखिए तो यहाँ से हो जाएगा S1 = n+1/2, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 से 1 कट जाएगा ना, प्लस माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस, अब 2d को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2nd, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ये हो जाएगा S1 = n+1/2, और अंदर से 2 आपको कॉमन दिख रहा होगा तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो जब 2 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा a और यहाँ पे बचेगा nd, इस तरीके से, और 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n+1 और अंदर में आएगा a + nd, तो यही हो जाएगा S1 का वैल्यू। तो यहाँ पे ये निकल गया सम ऑफ ऑड टर्म। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको निकालना है सम ऑफ इवन टर्म, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट सम ऑफ इवन टर्म्स, इसको आप लेट कर लीजिए S2, इसको हम डिनोट कर देते हैं S2 से। तो यहाँ पे इवन टर्म कौन कौन हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A6 हो जाएगा, प्लस ये डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट वाला क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट वाला A2n होगा, यही ना इवन है, काहे कि ये वाला तो ऑड ही था, इसके पहले वाला इवन होगा, तो A2n यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा A2n, और यहाँ पे इसके सम को हम डिनोट किए S2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा S2 = यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे नोट करिए a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू A2, इस तरीके से हो जाएगा, और A2 को आप क्या लिखिएगा a + d ना, तो यहाँ पे आ जाएगा a + d। इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है A4, तो यहाँ पे हो जाएगा A4 माइनस फर्स्ट टर्म है A2, तो यहाँ पे हो जाएगा A2। A4 को आप क्या लिखते हैं, A4 को लिखते हैं a + 3d माइनस, और A2 को क्या लिखिएगा a + d, ऐसे ही लिखते हैं ना। इसके बाद देखिए यहाँ से ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये हो जाएगा a + 3d, ये होगा -a - d, ये देखिए a से a कट जाएगा, तो 3d - d कितना 2d, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ भी आ जाएगा 2d। इसके बाद आपको निकालना है n का मतलब हुआ नंबर ऑफ टर्म, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म आएगा वो इवन वाला आएगा ना, क्योंकि आप इवन टर्म का सम लिए हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म आएगा इवन वाला, और इवन वाला में क्या फॉर्मूला बताए थे, n-1/2, ऑड वाला में यहाँ पे +1 और इवन वाला में यहाँ पे -1, यही था ना, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, ये है इवन टर्म। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, तो n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म ना, और यहाँ पे देखिए इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना 2n+1, जो कि यहाँ पे हम नोट भी किए थे, अगर AP 1 से शुरू हो रहा है तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वहीं इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, और लास्ट टर्म कितना 2n+1, तो यहीं इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करिए, तो यहाँ पे n की जगह आपको रखना होगा 2n+1, तो यहाँ पे रखिए 2n+1, और पहले से -1 है तो इसको भी रखना होगा अपॉन 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, ये 2n+1 कहाँ से आया, तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म है। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, तो
तो यहाँ पे बचेगा 2n/2। अब 2 से 2 भी कटेगा तो यहाँ पे आ गया n, यानी n का वैल्यू कितना आएगा, n ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसका भी सम निकाल लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा S2 इक्वल टू, क्योंकि इसके सम को हम S2 माने हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा S2। तो यहाँ फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो n का वैल्यू कितना आया था, n आया था, तो n की जगह तो n ही रखना होगा, तो ये हो जाएगा n/2। और यहाँ पे देखिएगा 2 और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है a प्लस d, तो यहाँ पे a की जगह आपको रखना होगा a प्लस d, और n की जगह तो n ही रहेगा, तो ये n-1। और d का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना है, 2d है ना, तो d का वैल्यू हो जाएगा 2d, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n/2, और यहाँ पे आप देखिए तो 2 कॉमन ले सकते हैं। देखिए प्लस के इधर भी 2 है, प्लस के उधर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लीजिए अंदर से, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा a प्लस d, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 इंटू d, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा, n बचेगा, और इस तरफ देखिए ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा a प्लस d, और यहाँ पे d को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा nd माइनस d, यही होगा ना। अब देखिए इसके बाद ये प्लस d और माइनस d ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा n इंटू a प्लस एन डी। तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म का जो सम आएगा, मतलब इवन टर्म का S2, इसका वैल्यू आ जाएगा n इंटू ए प्लस एन डी। अब आप दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा S1/S2, यही न दोनों का रेशियो होगा, एक ऑड वाला टर्म का सम और एक इवन वाले टर्म का सम, तो S1/S2 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का वैल्यू पुट करें, तो S1 का वैल्यू यहाँ पे आप देखिए, S1 का वैल्यू ये हम निकाले थे, तो इसको यहाँ पे पुट करना होगा n+1 इंटू ए प्लस एन डी, तो यहाँ पे पुट करिए, तो ये हो जाएगा a+1 इंटू ए प्लस एन डी, और S2, तो S2 का वैल्यू यहाँ पे आप निकालें, तो इसको भी रखिए, तो ये हो जाएगा n इंटू ए प्लस एन डी, इस तरीके से। अब देखिए a प्लस एन डी ऊपर भी और नीचे भी, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा S1/S2 इक्वल टू, ऊपर में आएगा a+1 और नीचे में n, यही तो आपको लाना था, तो इसी तरीके से आपको ले आना है। यहाँ पे आप एक चीज सुधारिएगा, ये a लिखा गया, यहाँ पे n था, ये n+1 है, तो यहाँ पे भी होगा n, तो आपको लाना था n+1/n, ना कि a+1, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। एग्जाम्पल 30, यहाँ पे बोल रहा है सो डैट द सम ऑफ एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज a, सेकेंड टर्म इज b एंड द लास्ट टर्म इज c इज इक्वल टू a प्लस c इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। कह रहा है कि एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म b है और लास्ट टर्म c है, और बोला कि उस AP का जो सम है वो होगा इतना, यानी उस AP में जो जितना टर्म है सारे टर्म का जो सम होगा वो होगा इतना, यही आपको शो करना है। तो यहाँ पे देखिए बोला कि AP का जो फर्स्ट टर्म है वो है a, तो यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म a, इसके बाद बोला सेकेंड टर्म है b, यानी ये हो गया b, और यहाँ पे बोला कि लास्ट टर्म है जो कि c है, तो यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा c। अब यहाँ पे ये आपको नहीं सोचना है कि इस AP में 3 गो ही टर्म होगा, एक फर्स्ट एक सेकेंड एक लास्ट, ऐसा ना, इस AP में बहुत सारा टर्म है। यहाँ पे सिर्फ डिनोट किया है फर्स्ट टर्म को a से, सेकेंड टर्म को b से और लास्ट टर्म को c से, ये डिनोट किया है, ठीक है। इसमें कितना टर्म है जो हमको भी नहीं पता है, तो यहाँ पे बोला कि यहाँ पे शो करना है कि इस AP का जो सारे टर्म का जो सम होगा वो होगा इतना, तो यहाँ पे लिखिए सो डैट, तो यहाँ पे सारे टर्म का मतलब कितना टर्म, ये तो आपको पता ही नहीं है कि इस AP में कितना टर्म है, तो आपको लेट करना होगा कि इस AP में कुल कितना टर्म है, n टर्म है, तो यहाँ पे इसका सम हो जाएगा SN, ये शो करना है यहाँ पे a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए, यही ना आपको शो करना है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इस AP में टोटल n टर्म है, तो SN इक्वल टू इतना आपको लाना है। अब यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ दे रखा है उसको हम नोट करते हैं, a का वैल्यू हो जाएगा a, फर्स्ट टर्म a ही होगा ना, और यहाँ पे सेकेंड टर्म a2 ये दे रखा है b, और ये लास्ट टर्म है an, लास्ट टर्म को an से डिनोट किया जाता है, ये दे रखा है c। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो a ही रहेगा, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, यानी d, तो d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पे हो जाएगा a2 कितना है b है, तो b माइनस a, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा b माइनस a। अब यहाँ पे लास्ट टर्म का वैल्यू c है, तो इसी को लेकर चलिए आप, तो यहाँ पे देखिएगा an इक्वल टू दे रखा है c, और an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू c हो जाएगा। यहाँ पे पुट करिए, तो a की जगह तो a ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म तो a ही है, तो a की जगह a ही रहेगा, प्लस n-1,
और डी का वैल्यू कितना है, बी माइनस ए है, तो आपको डी की जगह पुट करना होगा बी माइनस ए इक्वल टू सी। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए को उधर लेके चल जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन इंटू बी माइनस ए इक्वल टू ये हो जाएगा सी माइनस ए पॉजिटिव तो इस तरफ आके निगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस वन इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में, जैसे n माइनस वन के साथ ये b माइनस ए क्या था, मल्टीप्लाई में था, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया डिवाइड में। अब वन को इधर भेजिए, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। यहाँ से n का हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिए, तो एलसीएम होगा b माइनस ए, तो यहाँ पे तो c माइनस ए ही रहेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा b माइनस ए। ये चीज़ आता है ना आपको समझ में, एलसीएम लेने, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं तो वन, सो वन से इसमें डिवाइड करेगा तो b माइनस ए बार में कटेगा, अब b माइनस ए को वन से मल्टीप्लाई करेगा तो b माइनस ए आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा c प्लस बी और माइनस ए कितना माइनस टू ए, तो ये हो जाएगा माइनस टू ए, और नीचे में तो b माइनस ए रहेगा, तो n का वैल्यू आ गया c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आपको जो लाना है उससे चलिए, आप LHS को लेके चलिए। LHS में क्या है, SN है ना, और SN का फॉर्मूला लगाइए, तो ये होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और हालांकि ये फार्मूला यूज़ करने से बेहतर है आप सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिए, क्योंकि an आपको पता है, तो सेकेंड वाला फार्मूला यूज़ करिए n बाई टू ए प्लस an। हालांकि इसको यूज़ करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन आसान होगा, तो हम यहाँ पे इस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा n का वैल्यू कितना लाए थे, यहाँ पे देखिए n का वैल्यू था c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, तो इसको यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे हम n की जगह पुट कर दिए, और यहाँ पे n बाई टू है ना, तो इसको आप इंटू वन बाई टू भी लिख सकते हैं ना, जैसे n बाई टू है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं n इंटू वन बाई टू, क्योंकि ये दोनों तो सेम चीज़ है, तो यहाँ पे वही काम किए हैं। n बाई टू को आप n इंटू वन बाई टू लिखिए, और n की जगह जो वैल्यू था ये वाला c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, तो इसको यहाँ पे रख दिए n की जगह, ये हो गया इंटू वन बाई टू। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे है a प्लस ए एन, तो a का तो वैल्यू a ही रहेगा, तो यहाँ पे a की जगह a और a n, तो a n का वैल्यू कितना c है ना, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए c। तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ अरेंज करके आपको लिखना है, यहाँ पे ऊपर वाला को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, नीचे वाला को नीचे के साथ, तो ऊपर में है c प्लस बी माइनस टू ए, और इधर है a प्लस सी, तो इसको लिखिए इंटू ए प्लस सी, और नीचे में क्या है, तो नीचे में है b माइनस ए इंटू टू, तो इसको आप लिख सकते हैं टू इंटू बी माइनस ए, और यहीं तो आपको प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख दीजिए RHS। एग्जाम्पल 31, यहाँ पे कह रहा है सोल्व द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 287, तो इसको सोल्व करिए और x का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नोट कर लीजिए जो दे रखा है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू a2 माइनस a1, तो 4 माइनस 1, तो d का वैल्यू आ जाएगा 3। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा लास्ट टर्म ना, तो ये हो जाएगा an, और an का वैल्यू x, और ये जो सम दे रखा है तो ये हो जाएगा SN, ये दे रखा है 287। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब आपको सम निकालना है इसका, तो सम में n का भी यूज होता है, और n तो आपके पास है ही नहीं। इस AP में कितना टर्म है ये तो आपको पता ही नहीं है, तो पहले n का वैल्यू आपको चाहिए, तो इस an के फॉर्मूला को यूज करके आप n का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू टी, यही होता है। तो पुट करिए an की जगह x, a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस n तो आपको चाहिए तो n की जगह n, और d का वैल्यू 3। यहाँ पे 1 को इधर लाके माइनस करिए, तो x माइनस वन इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3। अब 3 को इधर लाइए, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x माइनस वन अपॉन 3 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस वन। अब यहाँ पे देखिएगा 1 को यहाँ पे पहले इसको उलट के लिख लेते हैं, जैसे n माइनस वन इक्वल टू x माइनस वन अपॉन 3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। माइनस वन को उधर भेजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू x माइनस वन अपॉन 3 प्लस 1। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x माइनस वन और यहाँ पे प्लस 3। इसके बाद देखिए
तो यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू एक्स 3 - 1 2 होगा ना, तो x + 2/3। तो यही हो गया n का वैल्यू। जब n आ गया तो फिर Sn वाला फॉर्मूला यूज करिए। तो यहाँ पे देखिएगा Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू a + an। इसी को आपको यूज़ करना है क्योंकि an का वैल्यू दे रखा है, तो an को ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा Sn, और n का वैल्यू कितना आया था, अच्छा यहाँ पे पुट कर दीजिए। n का वैल्यू आया था x + 2/3, तो इसको पुट करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2/3, और नीचे में पहले से 2 था ना, तो ये 2 क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इससे आपको आता है कि नहीं समझ में, जैसे 2 यहाँ पे पहले से नीचे था तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए समझाते हैं, जैसे अगर 2/3 और नीचे में रहेगा 2, तो अगर आप 3 को नीचे लाइएगा तो ये 2/3 इंटू 2 हो जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा। और जैसे ये चीज़ आपको नहीं आ रहा समझ में तो हटाइए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसको फिर से करते हैं, ये हो जाएगा Sn इक्वल टू, और n/2 है ना, तो इसको आप n इंटू 1/2 तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर a + an, तो एक a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रख देते हैं, और an का वैल्यू कितना है, x है, तो यहाँ पे x रख देते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा Sn इक्वल टू, अब n का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो ये है x + 2/3, तो यहाँ पे रखिए, तो n की जगह आ जाएगा x + 2/3, और इंटू 1/2 है, तो ये हो जाएगा इंटू 1/2, और ये तो 1 + x रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, और Sn का भी वैल्यू दे रखा है ना, Sn का वैल्यू कितना दे रखा है, 287, तो यहाँ पे भी आपको पुट करना होगा 287। ऊपर में देखिए, ऊपर वाला को सबको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x + 2 इंटू x + 1, और नीचे में 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 287 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आएगा 1722 इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर ऊपर वाला दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x² + 2x। इसके बाद 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x + 2। इस तरीके से यहाँ पे इसको उधर लेके जाना आपको, तो यहाँ पे हो जाएगा x², यहाँ पे ये दोनों को ऐड करिए तो 3x ना, और ये इधर आएगा तो पहले से इधर +2 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ये बचेगा -1720। इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। पहले इतना आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करेगा तो यही नंबर रहेगा -1720। अब इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि दोनों को ऐड करने में कितना आ जाए, +3 आ जाए। तो यहाँ पे क्या करिए, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 1720 को फैक्टराइज करिए, यहाँ पे लगाइए 4 से, तो 4 से लगाइएगा तो 430 बार में, फिर लगाइए 2 से तो 215, फिर लगाइए 5 से तो यह आ जाएगा 43। अब यहाँ पे अरेंज करिए, एक हम 43 ले लेते हैं, एक हो जाएगा 5 दूनी 10, और 10 इंटू 4 40, तो ये टूट जाएगा x² + 43x - 40x और -1720 इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको फैक्टराइज कर लेना है। अब देखिए, यहाँ पे ये दोनों इधर, ये दोनों से कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x है ना, तो यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा x + 43। इस तरह बताइए, ये दोनों में कितना कॉमन है, ये दोनों में -40 कॉमन है, तो यहाँ पे भी बचेगा x + 43 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब x + 43 यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो x + 43 को बाहर निकाल लीजिए, तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा -40 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से 0 पुट करना है, तो एक बार x + 43 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -43, और एक आ जाएगा x - 40 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा +40। तो यहाँ पे आपका +40 ही वैलिड आंसर होगा, माइनस वाला तो कभी होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है ये भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप याद रखिएगा, x का वैल्यू आया -43। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये जो आप सीरीज देख रहे हैं, ये क्या है, बढ़ते जा रहा है ना, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 का ये 3 3 बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार बढ़ते 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 ये x का वैल्यू क्या घट जाएगा यहाँ पे आके, कि जब भी होगा तो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगा, ये नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये कोई पॉसिबल है, आप सोच के देखिए, ये नेगेटिव कभी पॉसिबल ही नहीं, इसलिए x का पॉजिटिव वैल्यू होगा। एग्जाम्पल 32, यहाँ पे बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर अ डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेज एज फॉलोज। यहाँ पे बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्शन जॉब दिया गया है
और वहाँ पे उसको ये भी बोला गया है कि अगर आप सर्टेन डेट में, अगर जैसे मतलब सर्टेन डेट जितना भी रहे काम फिनिश करने का, अगर आप उस डेट में फिनिश काम नहीं करते हैं तो आपको एक स्पेसिफाइड पेनाल्टी भी लगेगा। वो पेनाल्टी के बारे में देखिएगा कैसे है। यहाँ पे बोला है 200 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट डे, यानी अगर आप एक दिन डिले करिएगा काम को तो आपको 200 रुपया पेनाल्टी देना पड़ेगा। 250 रुपीज़ फॉर द सेकेंड डे, अगर दूसरा दिन भी डिले कर दीजिएगा तो ये दूसरा दिन का पेनाल्टी 2000, ये 250 रुपया लगेगा। उस प्रकार बोला है 300 फॉर द थर्ड डे, ETC द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 रुपीज़ मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी कहने का मतलब ईच सक्सीडिंग डे का जो पेनाल्टी होगा, मतलब प्रत्येक अगले दिन का जो पेनाल्टी होगा वो पिछले दिन के पेनाल्टी से 50 रुपया ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे बोला है हाउ मच डज अ डिले ऑफ 30 डेज कोस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। तो कह रहा है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर है जो काम को 30 दिन डिले कर देता है तो उसको कितना रुपया पेनाल्टी देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बोला कि जो अगर एक दिन डिले करता है, मान लेते हैं फर्स्ट दिन डिले कर दिया कॉन्ट्रैक्टर, तो इसको 200 रुपये पेनाल्टी देना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर ये सेकेंड डे डिले कर दिया तो इसको 250 रुपया देना पड़ेगा। फिर तीसरा दिन डिले कर दिया तो फिर इसको 50 रुपये ज़्यादा, पिछले दिन से 50 रुपया ज़्यादा, तो इसको 300 रुपया देना पड़ेगा। इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। यहाँ पे यही बोला था ना कि प्रत्येक अगला दिन का जो पेनाल्टी होगा वो पिछले दिन के पेनाल्टी से 50 रुपया ज़्यादा होगा। जैसे देखिए, दूसरा दिन का जो पेनाल्टी है वो पहला दिन के पेनाल्टी से 50 रुपया ज़्यादा है। उसी प्रकार तीसरा दिन का जो पेनाल्टी है वो दूसरे दिन के पेनाल्टी से 50 रुपया ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन डिले कर देता है तब उसको कितना रुपया टोटल देना होगा। जैसे 30 दिन डिले करता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 830 निकाल लीजिएगा 30वां दिन का पेनाल्टी, वैसा नहीं। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए एक दिन काम को डिले कर दिया तो वो 200 रुपया देगा, लेकिन वही कॉन्ट्रैक्टर यदि 2 दिन काम को डिले कर देगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। अगर वो 2 दिन डिले करता है तो पहला दिन का पेनाल्टी 200 और दूसरा दिन का पेनाल्टी 250 रुपया, यानी उसको टोटल 450 रुपया देना होगा। ये बात आपको समझ आना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्टर 3 दिन डिले कर देता है काम को तो यहाँ पे तीनों को सम हो जाएगा, यानी पहला दिन का भी पेनाल्टी, दूसरा दिन का भी पेनाल्टी और तीसरा दिन का भी पेनाल्टी, तीनों दिन का पेनाल्टी मिलाकर उसको देना होगा। अगर वो 30 दिन डिले करता है तो उसी प्रकार बोला कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितना दिन डिले किया, 30 दिन, तो 30 दिन डिले किया यानी उसको S30 निकालना होगा, यानी सारे 30 दिन के पेनाल्टी का सम। यहाँ पे हमसे क्या पूछा, S30 इक्वल टू वाट। ये तो आपको आ रहा होगा समझ में, S30 कैसे आया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे नोट करिए A का वैल्यू हो जाएगा 200 और यहाँ से N का वैल्यू कितना हो जाएगा, N का वैल्यू 30 हो जाएगा ना। टोटल 30 दिन का पेनाल्टी है तो N का वैल्यू 30 हो जाएगा। और D का वैल्यू बताइए, तो D इक्वल टू होगा A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200, तो यहाँ पे D का वैल्यू आ जाएगा 50। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं S30, तो SN वाला फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो जाएगा N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पे N की जगह आपको 30 पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा S30 इक्वल टू 30/2 और इस तरफ देखिएगा 2A है ना, तो A का वैल्यू 200, तो यहाँ पे पुट करिए 200, तो 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस, और N की जगह 30 पुट करिएगा तो 30-1 कितना 29 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 29 इंटू और D का वैल्यू 50, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब इसको काटिए 15 बार में, तो यहाँ पे आ गया 15 और अंदर में हो जाएगा 400 प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यह जाएगा 1450, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए, तो दोनों को ऐड करिएगा तो 1850 आ जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए इसको तो यह जाएगा 27750, यानी इसको देना होगा 27,750 रुपीज़। टोटल 30 डे अगर वो लेट करता तो उसको इतना रुपया पेनाल्टी देना होगा। एग्जाम्पल 33, यहाँ पे बोल रहा है द डिजिट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स आर इन AP। कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, और तीनों डिजिट किस में है, AP में है। फिर से सुनिएगा, बोला कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तीनों डिजिट AP में है, एंड देयर सम इज 15, और उस डिजिट का जो सम है वो है 15। इसके बाद बोला है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। कह रहा है कि उस डिजिट को रिवर्स करने पे जो नया नंबर बनता है तो वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। तो बोला कि फाइंड द नंबर, वो नंबर क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हमसे बोला कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसमें 3 डिजिट है और तीनों AP में है। जैसे आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर 3 नंबर AP में रहता है तो उसको आप कैसे लेट करते हैं, उसको आप लेट करते हैं A-D A
और ए प्लस डी, ऐसे ही लेट करते हैं ना। अगर 3 नंबर ए पी में हो तो इसको इस तरीके से लेट किया जाता है, एक ए माइनस डी, एक ए और एक ए प्लस डी। तो यहाँ पे ये 3 डिजिट हो गया, एक वंस डिजिट हो जाएगा, एक टेंस और एक 100। तो यहाँ पे ये जो सबसे छोटा वाला डिजिट है ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ये माइनस वाला छोटा और प्लस वाला बड़ा। ये तो आपको आ रहा है समझ में। अब जैसे आप कहिएगा कि हमको कैसे पता चलेगा ये माइनस वाला छोटा होगा और प्लस वाला बड़ा होगा, तो आप ए और डी का कुछ भी वैल्यू इसमें रख के पुट कर दीजिए, कुछ भी जो आपके दिमाग में आ रहा है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम ए इक्वल टू ले लेते हैं 5 और डी इक्वल टू ले लेते हैं 2। तो यहाँ पे पुट करिए, तो ए माइनस डी है तो 5 माइनस 2 हो जाएगा, और बीच में 5 आएगा क्योंकि ए है, और इस तरफ 5 प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 3, ये हो गया 5 और ये हो गया 7। तो ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, कुछ भी ए और डी का वैल्यू आप कुछ भी अपने मन से रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये जो छोटा वाला डिजिट है इसको आपको मान लेना है वंस डिजिट, और ये बीच वाला तो टेंस ही रहेगा, और जो बड़ा वाला डिजिट है इसको मान लेना है 100 डिजिट। अब ऐसा हम क्यों करें, आप बोलिएगा कि इसको वंस डिजिट क्यों नहीं माने, इसको 100 क्यों नहीं माने, बीच वाला तो टेंस रहेगा ही रहेगा, ये तो बीच में है तो इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। लेकिन इसको तो वंस मान सकते थे, इसको 100 मान सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किए, तो ये अभी आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखिए लेट द वंस डिजिट, ये हो जाएगा ए माइनस डी, इसके बाद टेंस डिजिट, ये हो जाएगा ए एंड 100 डिजिट। तो ये हो जाएगा ए प्लस डी। अब यहाँ पे देखिए, जब 3 डिजिट आपके पास है तो इससे नंबर बनाने आपको आता है। नंबर कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिएगा नंबर, देखिए वो चीज़ जो हम बोलें कि इसको 100 क्यों नहीं माने और इसको वंस क्यों नहीं माने, तो ये आपको हम लास्ट में बताएंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लीजिए, यहाँ पे इससे नंबर बनाइए। तो पहले यहाँ पे समझिए कि अगर आपके पास 3 डिजिट रहेगा और उससे नंबर बनाना रहेगा तो कैसे बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं ये है वंस डिजिट, और ये है टेंस डिजिट, और ये है 100 डिजिट। यहाँ पे 3 डिजिट आपके पास है, वंस, टेंस और 100। तो यहाँ पे ये तीनों डिजिट से आपको एक नंबर बनाना है, तो कैसे बनाइएगा। तो वंस वाला डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करिए क्योंकि वंस का वैल्यू 1 होता है, फिर टेंस वाला डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करिए इस तरीके से, और 100 वाला डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसमें 3 इंटू 100 हो जाएगा। इसके बाद तीनों को ऐड कर देना, इसी तरीके से बनाते हैं ना। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 50 प्लस 7, और यहाँ पे तीनों को ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 357। तो यही नंबर आ जाएगा इससे। जैसे अगर आएगा 1 2 3, ये 3 डिजिट आपके पास है, ये मान लेते हैं वंस डिजिट है, ये मान लेते हैं टेंस, और ये मान लेते हैं 100 डिजिट है। तो वही काम करना है, वंस वाला डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये टेंस वाला में 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, और 100 वाला डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 100, और सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 20 प्लस 300, तो ये हो जाएगा 323। इसको ऐड करिएगा तो इतना ही आएगा ना, 323। तो यही इसका डिजिट हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। तो नंबर इसी प्रकार से बनाना है जब डिजिट आपके पास 3 हो तब। तो यहाँ पे भी आप वही काम करिए, वंस वाला डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो वंस वाला यही है ना ए माइनस डी, तो इसमें ए माइनस डी में आप 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया इंटू 1, प्लस टेंस वाला में 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए इंटू 10, प्लस इसके बाद 100 वाला डिजिट, तो 100 वाला डिजिट में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, और तीनों को क्या करना, ऐड कर देना है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस डी, ये हो जाएगा 10a, और यहाँ पे देखिएगा 100 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 100a प्लस 100d। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद a वाला को एक साथ ऐड कर दीजिए, तो a 10a और 100a तीनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 111a प्लस, और इसके बाद 100d और यहाँ पे माइनस d है, तो यहाँ पे ये दोनों को बताइए कैलकुलेट करके, तो 100d माइनस d तो कितना आएगा, ये आएगा 99d। तो यही आपका नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, हमसे इसके बाद बोला था कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने पे जो नया नंबर बनता है वो 594 कम होता है ओरिजिनल नंबर से। तो पहले आप डिजिट को रिवर्स तो करिए, यहाँ पे लिखिए व्हेन डिजिट्स आर रिवर्स्ड,
तो जब डिजिट रिवर्स करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं देन द वंस डिजिट और टेंस डिजिट और एक था 100 डिजिट। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे एक नंबर है आपके पास 1 2 3, तो ये हो जाएगा वंस डिजिट, ये हो जाएगा टेंस और ये हो जाएगा 100 डिजिट। तो यहाँ पे तो नंबर है 1 2 3, जब आप इसके डिजिट को रिवर्स कर दीजिएगा तो रिवर्स करिएगा तो ये जो वंस वाला डिजिट है ये चला जाएगा 100 पे, और जो 100 वाला डिजिट है ये चला आएगा वंस के जगह पे। अब बीच वाला बीच में ही रहेगा तो ये आ जाएगा इधर और 1 आ जाएगा इधर, अब बीच में 2 तो 2 बीच में ही रहेगा, तो ये नया नंबर बन जाएगा 321। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे ही हम डिजिट को रिवर्स करते हैं तो ये जो वंस डिजिट है ये चला जाता है 100 वाले डिजिट की जगह, और जो 100 वाला डिजिट है ये चला आता है वंस वाले डिजिट की जगह। तो यहाँ पर भी वही काम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे था वंस डिजिट a माइनस डी, तो ये चला जाएगा 100 वाले डिजिट की जगह पे, तो 100 वाला डिजिट हो जाएगा a माइनस डी, और 100 वाला डिजिट कितना था a प्लस डी, तो ये चला जाएगा वंस वाले की जगह पे, तो यहाँ पे वंस वाला हो जाएगा a प्लस डी, और जो टेंस वाला डिजिट है वो तो बीच में ही रहेगा। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इस नंबर में कि टेंस वाला डिजिट कहाँ था, बीच में ही था, तो टेंस वाला यहाँ पे कितना a है, तो ये तो a ही रहेगा। इतना बात आपको आ रहा समझ में कि नहीं, जो पहले बताइए, इतना समझ आना ही चाहिए। इसके बाद देखिए, अब जब डिजिट को रिवर्स कर लिए तो इससे नंबर बनाइए, कौन सा नंबर बनेगा, तो नंबर उसी प्रकार से बनाना है, वंस वाला डिजिट में 1 से मल्टीप्लाई, टेंस वाला में 10 से और 100 वाला में 100 से, और सबको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए वंस वाला डिजिट है a प्लस डी, इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टेंस वाला डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a इंटू 10, और 100 वाला डिजिट में 100 से, तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस डी इंटू 100। इस तरीके से आपको करना है। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये तो a प्लस डी ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 10a, यहाँ पे 100 से दोनों में कर दीजिए तो ये हो जाएगा 100a माइनस 100d। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा a 10a और 100a, तीनों a को ऐड करिए तो ये आ जाएगा 111a, और यहाँ पे देखिएगा माइनस 100d और प्लस d, ये यहाँ पे दोनों को कैलकुलेट करिए d वाला को, तो ये आ जाएगा माइनस 99d। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे रिवर्स करने पे ये नंबर आ गया, और यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर था ये वाला ये था, यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा ओरिजिनल नंबर, ये हो गया ओरिजिनल नंबर। और ये वाला जो नंबर आया है ये आया है रिवर्स करने के बाद। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करने पे जो नंबर प्राप्त होता है वो 594 कम होता है किससे, ओरिजिनल नंबर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नया नंबर आपके पास आया वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो नंबर आपके पास आया है ये ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। ये कौन वाला, ये नया वाला नंबर, यानी ये जो नया वाला नंबर है 594 कम है, इसका मतलब ये जो ओरिजिनल नंबर है ये 594 ज़्यादा होगा। यानी दोनों में कितना का डिफरेंस हो गया, 594 का। तो यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर में 594 का डिफरेंस है, और ये जो नया वाला नंबर है वो 594 कम है किससे, ओरिजिनल नंबर से। यानी ओरिजिनल वाला नंबर ज़्यादा होगा, और हमेशा आपको घटाना है किससे, बड़ा से छोटा को। तो यहाँ पे ये वाला ओरिजिनल नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो घटाइए इसको। तो यहाँ पे लिखे पहले ओरिजिनल नंबर को, तो ये है 111a प्लस 99d, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे इसको लिखिए 111a माइनस 99d, और दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो 594 का। तो इस तरीके से ये एक इक्वेशन बन जाएगा। देखिए इसको अप्रोच करने का एक दूसरा भी तरीका होता है। जैसे अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आया तो आप क्या करिए कि जैसे एक तरफ ओरिजिनल नंबर लिखिए और एक तरफ जो नंबर रिवर्स करके आया उसको लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 111a प्लस 99d, ये हो गया एक तरफ, और एक तरफ लिखिए उसको ये जो नया नंबर आया 111a माइनस 90। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में हमसे बोला था ये वाला, ध्यान दीजिएगा ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये वाला नंबर है रिवर्स करने के बाद आया है जो है। तो यहाँ पे बोला कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर आता है वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। तो 594 कम कौन वाला नंबर है, ये वाला ना, रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। तो जब ये 594 कम है और आप दोनों को क्या करें, इक्वल करें, तो 594 को इधर क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो
तो यहाँ पे 594 इस तरफ माइनस हो जाएगा, फिर वहाँ यहाँ भी वही चीज़ 594 को उधर भेजिए तो ये प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाइए तो ये माइनस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ। तो दोनों तो सेम चीज़ है, या तो ऐसे करिए या तो ऐसे करिए, जैसे मैंने वैसे करिए। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेट करिए इसको, तो ये हो जाएगा 111A प्लस 99D, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -111A प्लस 99D इक्वल टू 594। यहाँ पे देखिएगा 111A से 111A कटेगा, तो यहाँ पे 99D प्लस 99D कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 198D इक्वल टू 594। तो यहाँ से इसको काटिए, ये कट जाएगा 3 बार में, तो D का वैल्यू आ गया 3। तो D का वैल्यू आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और बोला था क्वेश्चन में शुरू में ही, कि जो डिजिट है उसका सम कितना दे रखा था 15। तो यहाँ से एक निकाल लीजिए डिजिट, यहाँ पर यही 3 डिजिट था ना, एक A-D, एक A और एक A+D। तो यहाँ पे आपको ये तीनों डिजिट का सम करना होगा, तो यहाँ पे करिए, यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल्सो, ये दे रखा था सम इक्वल टू 15। तो सम का मतलब डिजिट का सम, तो एक डिजिट था A-D, एक डिजिट था A और एक डिजिट था A+D, यही ना 3 डिजिट था आपके पास। तो यहाँ पे तीनों डिजिट का हम सम कर दिए, ये कितना है 15 है। तो यहाँ पे देखिएगा D से D कट जाएगा, तो A प्लस A, तो ये हो जाएगा 3A इक्वल टू 15। तो A का वैल्यू बताइए, A का वैल्यू आ जाएगा 5। तो A का वैल्यू आ गया 5 और D का वैल्यू आ गया 3। हमसे पूछा था नंबर, कि नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिएगा नंबर इक्वल टू हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या था, यही वाला ओरिजिनल नंबर था ना, ये वाला। और यहाँ पे नहीं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला था ओरिजिनल नंबर 111A प्लस 90। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना है A और D का, तो ये था 111A प्लस 99D। तो यहाँ पे हो जाएगा 111 इंटू 5, A का वैल्यू आया 5, यहाँ पे देखिए A का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ पे पुट हो गया 5 प्लस 99 और D की जगह पे 3। कैलकुलेट करिए इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 555, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 297। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 852। तो यही आपका ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर है। अब यहाँ पे एक सवाल और है जो आपको हम शुरू में बोल रहे थे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको हम बोले थे ये जो हम लेट किए थे, इसको 1 लेट किए थे और इसको 100 लेट किए थे, लेकिन यहाँ पे इसको 1 क्यों नहीं लेट किए और इसको 100 क्यों नहीं लेट किए, तब हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था कि एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसमें कितना डिजिट है, 3 डिजिट है और उसके डिजिट का सम 15 है। तो कोई भी एक आप पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए जिसमें 3 डिजिट हो और उसका सम 15 होना चाहिए और वो डिजिट AP में रहना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम ले लेते हैं 3, 5, 7। तो 3, 5, 7 क्या है, AP में है ना, दो का डिफरेंस है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये दो का गैप है, तो ये AP में है तीनों डिजिट। और इसका सम देखिए तो 5 + 3 8 और 8 + 7 15, बिल्कुल आ रहा है, सम भी 15 आ रहा है। तो ये 3 डिजिट का एक नंबर है और तीनों डिजिट AP में है, इसका सम भी 15 है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद बोला कि इसके डिजिट को जब रिवर्स कर दिया जाए, तो यहाँ पे रिवर्स करके नया नंबर बनाइए। तो रिवर्स करिएगा तो क्या होगा, ये जो 1s वाला डिजिट है ये चला आएगा 100 पे, और जो 100 वाला डिजिट है ये चला जाएगा 1s पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब बीच वाला तो बीच में ही रहता है, तो नया नंबर आपके पास हो गया 753। अब हमसे क्वेश्चन में बोला था कि रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर से 594 कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो नया नंबर आया ये आपका ओरिजिनल नंबर था। अब ये जो नया नंबर आया वो क्या ओरिजिनल नंबर से 594 कम है, ये तो और ज़्यादा आ गया, ये और ज़्यादा आ गया ना, जबकि इसको कम आना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप जो ओरिजिनल नंबर में जो 1s डिजिट था ये बड़ा था और ये जो 100 डिजिट था ये छोटा था। नहीं देख रहे हैं, ये जो 1s डिजिट है और ये जो 100 डिजिट है, तो आप 1s डिजिट को बड़ा लेट कर लिए हैं और 100 डिजिट को छोटा लेट कर लिए हैं, जिस वजह से ये कंडीशन उत्पन्न हो गया। मतलब जो नया नंबर बना वो और बड़ा आ गया, जबकि बोला था कि जो नया नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से इतना कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये और ज़्यादा ही आ रहा है। इसी वजह था कि यहाँ पे हम 1s डिजिट छोटा वाला को माने थे और 100 डिजिट बड़ा वाला को माने थे। आ रहा बात समझ में। जैसे आप यहाँ पे देखें ना कि अगर 1s डिजिट आप बड़ा वाला को मान लिए 1s डिजिट और छोटा वाला को मान लिए 100 डिजिट, तो जब नया नंबर बनाए तो वो और नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। जबकि कंडीशन में बोला था कि नया नंबर और छोटा बनना चाहिए
और ये जब क्या और बड़ा हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप वंस डिजिट बड़ा वाला डिजिट ले लिए थे और 100 डिजिट छोटा वाला लिए थे। इसी कारण यहाँ पे हम छोटा वाला को वंस माने और बड़ा वाला को 100 माने थे।